हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कौन कौन क्लास में है, एक बार कमेंट करके बताओ। कौन कौन है क्लास में लाइव, बताना जरा। कल का टॉपिक हमने यहीं छोड़ा था और आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल भारत के इतिहास का स्वर्ण युग। बताइए जी। जी वेरी गुड आफ्टरनून। मीनू, रितु, स्वीटी, पवन, सागर, नीलम, सब कमेंट करके बता दो। संदीप, अमित, सुशील। ओके, क्लियर, आ गए हैं सारे। चलिए जी। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल। क्लास नंबर कौन सी है? 11। गुप्त काल 240 से लेके 580 तक। गुप्त काल भारत के इतिहास का स्वर्ण युग। गुप्त काल यानी भारत के इतिहास का स्वर्ण युग। ठीक है, कोई बात नहीं। मैथ्स की है तो क्या हो गया। अभी हिस्ट्री पढ़ा दूं आप लोग कहो तो, जो हो गई वो पढ़ लो। बताओ एक बार, रेडी हो सब? ओके, तो चलिए करते हैं शुरू। गुप्त काल, पहले तो हम ये देखेंगे भारत के इतिहास का स्वर्ण युग क्यों। गुप्त काल को ही भारत के इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? कोई तो वजह होगी, इसके पीछे कारण है। भारत के इतिहास में आज जितनी भी कलाएं हैं, साहित्य है, वे विज्ञान है। गुप्त काल में इन सब का विकास हुआ था। गुप्त काल में भारत के कला, साहित्य और विज्ञान, इन तीनों का विकास हुआ था। देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। सबसे पहले देखिए, कलाओं की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में
नृत्य कला, मूर्ति कला, मंदिर निर्माण कला, मंदिर के निर्माण की कला, व गुफा। इन सब का विकास हुआ। नृत्य कला, मूर्ति कला, मंदिर निर्माण कला, गुफा कला। जैसे हम बात करें, काफी सारे मंदिर हैं गुप्त काल के ही बने हुए। दशावतार मंदिर है, काफी फेमस मंदिर है दशावतार मंदिर, देवगढ़ में, गुप्त काल की देन है। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में गुप्त काल के दिन है। ये हो गए एग्जाम्पल, ठीक है। तो कला हो गई। उसके बाद आप देखिए साहित्य। साहित्य की अगर बात करें हम गुप्त काल के दौरान का, तो साहित्य में हम पाएंगे कि कालिदास, हरिसेन, विशाखादत्त, सब विद्वान गुप्त काल में ही थे। कालिदास ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, रघुवंशम, मेघदूत आदि। हरिसेन ने लिखी प्रयाग प्रशस्ति। विशाखादत्त ने लिखा मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्त। इसके अलावा पुराण, रामायण व महाभारत। ध्यान दें, इनकी रचना पहले हो चुकी है, लेकिन इन सब का लिखित रूप गुप्त काल की ही देन, गुप्त काल के ही लिखे हुए मिले हैं हमें। ठीक है, समझ में आ गई बात। गुप्त काल में गुप्त काल में साहित्य, देखो शुरू में कला की बात, फिर साहित्य की। साहित्य में कालिदास, हरिसेन, विशाखादत्त जैसे फेमस हुए, इन्होंने ये सब लिखा। इसके अलावा पुराण, रामायण और महाभारत, इन सब का लिखित रूप गुप्त काल में मिला है। अब हम देखेंगे साइंस। एक बार आप यहां तक नोट कीजिए, फिर हम देखेंगे गुप्त काल की साइंस। देवगढ़ झांसी में, देवगढ़ झांसी में है। अब ये बता दो झांसी कहाँ है, बताना एक बार। एमपी या यूपी, देखते हैं कौन बताएगा। एमपी में है या यूपी में है? यूपी में है, ठीक है। अरे झांसी यूपी में है, एमपी में बता रहे हो?
सोच लो अभी भी। क्लियर? यूपी। करो इसको क्लियर। डन दिखो फटाफट। देखिए जी आगे। अब देखते हैं विज्ञान का विकास कैसे हुआ। देखिए जी, विज्ञान गुप्त काल में ब्रह्मगुप्त एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। वराह मिहिर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। और इसके अलावा आर्यभट्ट। ब्रह्मगुप्त ने लिखी है ब्रह्म सिद्धांत। ये मैथ और साइंस पे है किताब। वराह मिहिर ने लिखी वृहत संहिता। आर्यभट्ट आर्यभट्टयम, जिस किताब में जीरो की खोज, दशमलव की खोज, वह मैथ के बहुत सारे सिद्धांत। अब बताइए, ऐसे लोग गुप्त काल में थे तो विकास तो होगा ही। ठीक है। अरे यूपी में है। करो यहां तक। क्लियर?
अब देखते हैं गुप्त काल को फाइनली राजाओं के साथ। देखिए जी, गुप्त काल 240 से लेके 580 एडी तक। गुप्त काल में जो राजा रहेंगे, सबसे पहले मैं आपको कुछ लोगों के नाम, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद एक शासक आता है घटोत्कच। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त। ये सब आएंगे। श्रीगुप्त 240 से लेके 280 तक। उसके बाद घटोत्कच 280 से लेके, इसी तरीके से लिख लेना, फिर डायरेक्ट इनकी बातें लिख लेंगे, 320 तक। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से लेके 335 तक। समुद्रगुप्त 335 से लेके 375 तक। रामगुप्त 375 से लेके 380 तक। व चंद्रगुप्त सेकंड 380 से लेके 413 तक। कुमारगुप्त 413 से लेके 455। और स्कंदगुप्त 455 से लेके 467। ये सारे राजा होंगे गुप्त काल के। उसके बाद पतन शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहां तक नोट करो, फिर हम आगे शुरू करते हैं। बताइए जी। चाय पी लो साथ में, लिखो तब तक। उसके बाद तो पतन शुरू हो जाएगा, गुप्त काल का पतन शुरू हो जाएगा। हमें यहीं तक पढ़ने होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए, श्रीगुप्त, गुप्त काल की नींव डाली है इसने, या फिर स्थापना की है, बस कुछ नहीं किया। घटोत्कच नाम मात्र का शासक,
यानी कि शुरू के 80 साल तो कुछ भी नहीं हुआ। 80 साल पूरी तरह से राज नहीं किया इन्होंने। ठीक है, एक्चुअल जो शुरुआत होती है चंद्रगुप्त प्रथम से, इसको कहा जाएगा वास्तविक संस्थापक। गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को, जिसने एक कैलेंडर जारी कर दिया था गुप्त संवत। गुप्त संवत। इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। कुमार देवी जो कि लिच्छवी घराने की लड़की थी, यानी लिच्छवी राजकुमारी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, गुप्त संवत इसने शुरू किया, पत्नी का नाम कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसकी पहचान यह है कि इसने कुछ सिक्के जारी किए थे, कॉइन्स, जिसपे इसने अपने पिता के चित्र, माता के चित्र और खुद के वीणा बजाते हुए, खुद के वीणा बजाते हुए चित्र जो है इसने शुरू किए थे। ठीक है, खुद के मतलब पिता के फोटो, मम्मी के फोटो और खुद के वीणा बजाते हुए फोटो इसने शुरू किए थे, यानी कि चित्र जो है सिक्के बनाए थे। यानी कि इसको वीणा बजाने का शौक था। इतिहास में वीणा बजाने का शौक दो लोगों को था, एक समुद्रगुप्त और दूसरा था औरंगजेब। क्लियर है यहां तक? एक बार यहां तक करो फिर चाय रेडी हो जाएगी, नहीं तो। समुद्रगुप्त जो इलाहाबाद का अभिलेख मैंने आपको पहले बता दिया था प्रयागराज का, वहीं वहां से ही इसकी जानकारी मिलती है। क्लियर? चलिए जी, उसके बाद देखिए रामगुप्त। ये समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक रामगुप्त एक चंद्रगुप्त द्वितीय। शुरू में रामगुप्त गद्दी पे बैठा, जिसकी पत्नी का नाम था
ध्रुव देवी। ध्रुव देवी, ध्रुव देवी को जो है शकों ने अरेस्ट कर लिया था। जो शक पिछले लेक्चर में आए थे ना, अरेस्ट कर लिया था। तब रामगुप्त ने छुड़वाया नहीं, तब चंद्रगुप्त सेकंड इसको यहां से छुड़वा के लाया अपनी भाभी को, और वापस आकर के अपने भाई की हत्या करके खुद गद्दी पे बैठ गया था और अपनी भाभी से शादी कर ली थी। हमें इस घटना की जानकारी एक नाटक से मिलती है, जो नाटक देवी चंद्रगुप्त था, और ये नाटक लिखा था विशाखा दत्त ने। इसी से हमें जानकारी मिलती है इसकी, इस रामगुप्त व छोटे भाई चंद्रगुप्त की घटना की। अगला शासक बनता है चंद्रगुप्त, उसको हम अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे। एक बार यहां तक नोट कर लीजिए, आज गुप्त काल को निपटाई देंगे फिर हम, ठीक है? करो यहां तक। करो फटाफट, बताओ। ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट आएंगे। रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, इसको शकों ने अरेस्ट कर लिया था, तब शकों से छुड़वा के लाया था चंद्रगुप्त सेकंड, छोटा भाई। आकर के अपने भाई को मार के खुद गद्दी पे बैठ गया था, ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। इस घटना की जानकारी हमें इस नाटक से मिलती है, देवी चंद्रगुप्त से, जो कि विशाखा दत्त ने लिखा था। इसी नाटक को बाद में देवी शंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी करके पेश कर दिया। बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी की किताब है। क्लियर? अब देखिए, अगला शासक बनेगा चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड 380 से लेके 413 तक। चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे हम विक्रमादित्य कहेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो भारत में चांदी का सिक्का शुरू किया था इसने, जिसको नाम दिया था रूपक। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में 399 एडी में चीनी यात्री फाहयान भारत में आया था।
चीनी यात्री फाहियान भारत आया था इसी के समय में। चंद्रगुप्त सेकंड ने ही दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। लौह स्तंभ का निर्माण मेहरौली, दिल्ली में। कुतुब मीनार के पास है ये लौह स्तंभ, जंग नहीं लगा आज तक इसमें। और चंद्रगुप्त सेकंड के समय में 411 में नालंदा की स्थापना हुई थी। इसके बेटे द्वारा, बेटे का नाम था कुमारगुप्त, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे। ये था चंद्रगुप्त सेकंड, इसके बारे में लिखो जी फटाफट। कीजिए इसको। क्या आपके एरिया में भी बारिश हो रही है? जय पावड़ा, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए अगला शासक बनता है कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा कुमारगुप्त। 413 से लेके 455 तक इस व्यक्ति के दो ही काम फेमस हुए। एक तो इसने नालंदा की स्थापना की है, लेकिन अपने पिता के समय में की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, और दूसरी इसने मयूर आकृति के सिक्के जारी किए। मयूर आकृति के सिक्के जारी किए थे चांदी के। अगला शासक बना स्कंदगुप्त। 455 से लेके 467 तक, 455 से 467 तक ये एकमात्र शासक जिसने हुणों को हराया था। मध्य एशिया से आने वाले हुणों को हराया था इसने। और दूसरी बात, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार का मतलब होता है पुनः निर्माण। एक बार बनाई गई थी लेकिन खराब हो गई थी, ठीक है। सुदर्शन झील जो है, ये हो गई सुदर्शन झील। गुजरात में है और इसका निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया था। ध्यान से सुनो, मौर्य काल में
ये झील मौर्य काल की बनी हुई है, पुष्यगुप्त ने बनवाई थी मौर्य काल में। कोई केंद्रीय राजा नहीं था, गुजरात का लोकल राजा था, उसके समय में बनी हुई झील। बाद में सुदर्शन झील का पुनः निर्माण, जीर्णोद्धार का मतलब पुनः निर्माण, ये किसने करवा दिया आकर के? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, स्कंदगुप्त के बाद गुप्त काल का कोई भी शासक टिक नहीं पाया ढंग से, और इसी क्रम में गुप्त काल का आखिरी शासक था विष्णुगुप्त। करो जी इसको नोट, विष्णुगुप्त। ये हुआ आपका गुप्त काल। चंद्रगुप्त ने नहीं थी, किसने बता दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनी थी ये, पुष्यगुप्त ने करवाया था निर्माण मौर्य काल में। ठीक है, बताओ जरा फटाफट। जीर्णोद्धार लिखा हुआ मिलेगा पेपर में, जीर्णोद्धार, पुनः निर्माण, रिनोवेशन। क्लियर है? तो चलिए फिर ठीक है, गुप्त काल हमारा फिनिश हुआ। आज हम लोगों ने ये सारा का सारा जो है गुप्त काल के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अगला चैप्टर होगा हमारा पुष्यभूति वंश, एंशियंट इंडिया का आखिरी टॉपिक। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।